बात करते हैं जी 3 साल मुकम्मल होने की, यानी वो 3 साल मुकम्मल होने की जो रियासत जम्मू कश्मीर एक जमाने में हुआ करती थी, फिर यूनियन टेरिटरी बनी है, और अब लगातार 3 साल मुकम्मल होने के बाद कल पूरे 3 साल होंगे जब पार्लियामेंट के अंदर उस दस्तावेज को सामने रखा गया जब रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया और रियासत का दर्जा खत्म करके यूनियन टेरिटरी बनाई गई। और यह दावा किया गया था कि 370 और 35 से एक बड़ी रुकावट है जी तामीर और तरक्की के लिए, एक बड़ी रुकावट है उन चीजों के लिए जो यहां पर होनी चाहिए। लेकिन अब वो दोनों चीजें नहीं है, तो क्या बदला है जम्मू कश्मीर के अंदर और कितना बदला जम्मू कश्मीर, इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे जरा फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, अवाम के सामने जाते हैं, अवामी फीडबैक इनके पास है। और लगातार जब हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो खबर ये है कि मिला जुला रद्द-ए-अमल है। कुछ पार्टियों ने खुलकर तनकीद की है और कुछ पार्टियां अभी भी वेट एंड वॉच में, और उन्हें उम्मीद है कि अवामी मकबूलियत वाली हुकूमत जब आएगी तो हालात काफी ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। इधर मरकज की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि 2019 के बाद हालात बदले हैं, लाखों की तादाद में कोविड के बावजूद भी सयाह आए हैं और कोविड और कोरोना के काल को अगर बाहर निकाले तो हालात बतदरीज बेहतर हो रहे हैं। कुछ इंसिडेंट सिविलियन किलिंग्स की जरूर हुई है, लेकिन जिस तरीके का जोश और जज्बा दिखाया जा रहा है वो ये साफ दिख रहा है कि आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा बेहतर होंगे। सीधे चलेंगे अपने मेहमानों के पास। मेरे साथ सोफी मोहम्मद यूसुफ, कौमी जमात भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मेरे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान राउफ भट्ट साहब श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी जिन्होंने सिर्फ चंद हफ्ते पहले दस्तक दी जम्मू कश्मीर के अंदर, उनके नुमाइंदे डॉक्टर नवाब नासिर साहब मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मुंतजिर महिदीन साहब मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, और सभी अपने अपने फील्ड में काफी मंजे हुए हैं और माना जाता है कि सब कश्मीर की नब्ज को पहचानते हैं, हालात पर भी गहरी नजर है। 3 लाख की बिरयानी खिलवाई है हमारे प्लेयर्स को, जिसमें से एक बिरयानी भी नहीं आई है, तो आप उनसे ही फिल करवाते हैं। यार सब इंस्पेक्टर का लिस्ट निकलता है, आप खुद मानते हैं कि खराब हो गया लिस्ट, आप खुद बोलते हैं कि ये लिस्ट हम खारिज कर देते हैं, लेकिन वो लिस्ट बनाने वाले जो भी अधिकारी हैं, जो भी हमारे सुपरवाइजर्स हैं, जो भी हुए लुकिंग आफ्टर दैट एंटायर प्रोग्राम, वो तो कहीं उनको तो कहीं नहीं। साहब यहाँ पे चोरियां पकड़ी तो जाती हैं, हमने देखा है कुछ इंजीनियर साहिबान, कुछ बीडीओ, कुछ तहसीलदार को पकड़ा गया है, लेकिन यहाँ पे डाके अभी बाकी हैं। आज भी डाके चलते हैं, बहुत बड़े बड़े डाके चलते हैं। एम्प्लॉयमेंट के नाम पे पूरे हिंदुस्तान में 7% की अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन हम तो उसमें टॉप करते हैं, 24% का हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। आप सोचिए इतने रिसोर्सफुल जगह पे, जहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा वाटर रिसोर्स है, जैसे जहाँ पे हमारे 14,000 की फ्रूट इंडस्ट्री है, हमारा जो है हमारा सबसे बड़ा 26,000 करोड़ की हमारी सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री है, लेकिन फिर भी हम बेरोजगार हैं। अगर हम बेरोजगार हैं और 3 साल भी बहुत बड़ा वक्फा, आज जाइए आप, ये माइक लेकर, ये कैमरा लेकर जाइए आप किसी भी बीजेपी वाली से, उनसे पूछिए कि क्या चेंज आया। बहुत बड़े वादे पूछते हैं जी नवाब साहब। डॉक्टर साहब बस 2 मिनट में रूपट साहब का एक कमेंट लेता हूं, उसके बाद सोफी यूसुफ साहब आपके पास आऊंगा क्योंकि आपने रिस्पॉन्ड करना है सभी सवालों के जवाब का। भट्ट साहब, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तो पहले ही नाला है, चाहे ट्विटर के जरिए से हो, प्रेस रिलीज के जरिए से, तो वो तो बार बार सड़क पर है, तो क्या वाकई तौर पर कुछ भी नहीं बदला? बदलाव तो है। बदलाव ये है कि गरीब जो है सर्वाइवल के लिए मर रहा है, उसका सर्वाइवल बड़ा, उसका जीना मुश्किल हो गया है। आप देखिए हर चीज, चाहे वो पेट्रोल हमारी हो, चाहे वो गैस हमारी हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे आम जो जिंदगी की चीजें हैं, वो कितनी महंगी हो गई है कि आम इंसान जो है सर्वाइवल का जंग लड़ रहा है। हमने यहाँ बदलाव ये देखा कि रोज जो है पॉलिटिकल किलिंग, यहाँ अनआइडेंटिफाइड किलिंग, या हमने देखा कस्टोडियल किलिंग, हमने ये देखा कि जो हमारा फ्लैग है उस फ्लैग सेरेमनी के लिए हमें कॉर्डन ऑफ जो है एक इलाका करना पड़ता है, उसके बाद 4-5 हजार सिक्योरिटी फोर्सेस लाने पड़ते हैं। ये बदलाव हमने देखा। हमने ये बदलाव देखा कि जब हमारे जो हमारे रास्तों में जो है, जब नेशनल हाईवे की बात करते हैं, जब उस पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस मूव करते हैं,
तो हमारे बच्चों को रोका जाता है, एम्बुलेंसेस को रोका जाता है। हमने ये बदलाव देखा कि यहाँ कोई भी पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो या यहाँ का पॉलिटिकल लीडर हो, वो सिक्योरिटी के बगैर बाहर नहीं जा पाता है। ये बदलाव तो हमने देखा। ये बदलाव देखा राहुल भट्ट साहब, एक काउंटर सवाल है, उसके बाद मैंने जरा यूसुफ साहब के पास चलना है। यूसुफ साहब भी सवालों का जवाब देंगे, इनकी नजर में क्या बदला है, बीजेपी की नजर में क्या बदला है। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब ये कहा जा रहा है कि जनाब पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही है, नो डाउट किलिंग्स हुई है, लेकिन जब मैं इसको फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के टेन्योर में देखता हूँ तो वो किलिंग्स वहां पर भी है। राइट फ्रॉम 96 जब फारूक अब्दुल्ला साहब ने टेक ओवर किया एज ए गवर्नमेंट के तौर पर, तो तब भी हो रही थी। और फिर आपके टेन्योर में भी याद होगा कि कस्टोडियल किलिंग्स कैसे हुई हैं और किस तरीके के बयान उस वक्त भी आए हैं। तो ये पिन पॉइंट करके कहना कि देखिए इस टेन्योर में हुआ, हालात तो ऐसे थे। गवर साहब मैं पूरी बात करना चाहता हूँ। जब आप बदलाव की बात करते हैं, बदलाव हमने ये देखा मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में, लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेके आप हमारे चीफ सेक्रेटरी को देखे, आप डिविजनल कमिश्नर्स को देखे, आप एसएसपी को देखे, आप किसी भी डीसी को देखिए, वो सारे बाहर थे। मुझे बताइए यहाँ कोई नेस्टिस नहीं है? ये अगर यहाँ मुझे बताइए स्टेट के कितने अफसर सेक्रेटरीट में बैठे हैं? आप मुझे बताइए कोई डिविजनल कमिश्नर, कोई डीसी, कोई एसएसपी 90% बाहर के। आपके जुडिशरी, हाईकोर्ट की जुडिशरी देखिए आप, आपके 95% जजेस बाहर के हैं। तो क्या अब यही बदलाव है कि ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं कि हम इस मुल्क का हिस्सा है? ठीक है, ये जरा ये जस्टिफाई कराएं हमें। ठीक है, बस जस्टिफाई करेंगे। सोफी साहब ठीक है, सोफी साहब के साथ जाती है क्यों? सोफी साहब रेस्पॉन्ड कीजिएगा ना। अब मैंने ये तीनों चीजें सिर्फ इसलिए आप तक पहुंचाई ताकि आप रेस्पॉन्ड कर पाए और स्टेट का डिफेंड कर पाए कि क्या हो रहा है, क्या वाकई तौर पर कुछ भी नहीं बदला या बदला है बहुत चीज और आंखें बंद की जा रही है। गवर साहब, मैं आपको कहना चाहूंगा कि रूह भट्ट साहब की मैं बात अगर करूं, रूह भट्ट साहब ने कहा कि यहां पे जो हमें सिविलियन किलिंग अभी भी हो रही है, आपने उसका जवाब खुद ही दे दिया गवर साहब। अलबत्ता एक बात कहना चाहूंगा, 5 अगस्त 2019 के बाद नया कश्मीर बन चुका है। आप मुझे बोलेंगे कैसे बन चुका है? मैं रूह भट्ट साहब को बताना चाहूंगा और मुंतजिर साहब को भी बताना चाहूंगा और हमारे जो अपनी ये जो आप आम पार्टी के हमारे डॉक्टर क्या नाम है इनका, डॉक्टर नवाब साहब, डॉक्टर नवाब साहब, मैं इनको कहना चाहूंगा कि 5 अगस्त के बाद आप मुझे बताइए 3 साल कल होने जा रहे हैं, क्या कहीं पे आपने कैलेंडर देखा? क्या कहीं पे आपने हड़ताल देखी? यहाँ 3 साल से पहले हर रोज कैलेंडर निकला करते थे और हमारे लोगों को बहुत दिक्कत उठानी पड़ती थी। जम्मू कश्मीर के अवाम बहुत परेशान थे। आज मैं उनको बताना चाहूंगा, तीनों भाइयों को, कि आज हमारा मजदूर, घोड़ेबान, टैक्सी ड्राइवर, होटल वाला, दुकानदार जिस तबके के साथ वाबस्ता है, सुबह 8 बजे निकलता है और रात के 11 बजे पैसा कमा के घर वापस आता है। मैं इनको कहना चाहूंगा, कहीं पे स्टोन पेंटिंग नहीं हुई इन 3 सालों में, कहीं पे सिविलियन किलिंग नहीं हुई क्रॉस फायरिंग में। 87 से लेके आज तक बहुत सारे यहाँ पे टारगेटिंग किलिंग हुई, बट उसमें भी हमारी यहाँ पे पिछले साल हो गई थी, तो जिसमें इस साल 22 में उसको रोक दिया है यहाँ की सरकार। पाकिस्तान अभी भी नहीं चाहता है कि कश्मीर में अमन हो। और मैं इनको कहना चाहूंगा कि सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें, अभी मेरे हमारे मुंतजिर साहब कह रहे थे, मैं मुंतजिर साहब को बताना चाहूंगा, जब नरेंद्र मोदी जी 2015 में आए, उस वक्त के आंकड़े आप बताइए कितने अनएम्प्लॉय यूथ थे? 12 लाख अनएम्प्लॉय यूथ था। इन्होंने कहा कि यहाँ एसआई में धांधली हुई, उसके ऊपर एक एसआईटी की टीम बन गई है, एक कमेटी बन गई है। मैं मुंतजिर साहब को कहना चाहूंगा कि 10,000 क्लास 4th की जो हमने वैकेंसियां फिलअप की, क्या कहीं मुझे बताइए कि उसमें धांधली हुई? अगर मैं पीडीपी की बात करूं, अगर मैं रूह भट्ट साहब की बात करूं, जी मैं एक सवाल मैं आऊंगा आपके पास। एक सवाल बड़ा जेन्युइन है, वो ये है
कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कहा कि जनाब फिशी है इसलिए मामला सीबीआई को दिया जाए, सीबीआई इंक्वायरी करे। ठीक है जी, वो इंक्वायरी कर रही है, लेकिन क्या हमारी टीम को यह नहीं पता है कि ये 5 अफसर थे जी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, ये एजेंसी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, इनके बीच के नेक्सस क्या है? और अभी तक वो अफसर अपनी जगह पर है, उस अफसर का नाम नहीं लिया जा रहा है, हिडन रखा जा रहा है सारा। सत्यपाल मलिक साहब अफसरों का नाम ले रहे हैं, आज भी आप उनको गोद में लेकर घूम रहे हैं। सवाल तो इसलिए पूछा जा रहा है करप्शन पर। नहीं, गवर्नर साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए कार्रवाई हो रही है। अभी इस गवर्नमेंट ने 150 अफसरों को कहा कि आप घर जाओ, आप करप्शन कर रहे हैं, आप करप्ट है। उनको कहा कि आधी नौकरी छोड़ के आप चले जाइए घर। अभी भी बहुत सारे अफसरों का लिस्ट तैयार हो चुका है जो आपके सामने अभी आ जाएगा जिन्होंने यहाँ करप्शन किया है। गवर्नर साहब मैं बताना चाहूंगा ये 60 साल का बंजर है। इस 60 साल के बंजर में इन्हीं लोगों ने इन अफसरों को लगाया है, इन्हीं लोगों ने रिश्वत लेके इन अफसरों को लगाया जो आज भी यहाँ पे करप्शन कर रहे हैं। और हम नरेंद्र मोदी जी का ख्वाब है कि जम्मू कश्मीर करप्शन फ्री होगा और इंशाल्लाह होएगा। ठीक है नवाब साहब जरा आप रेस्पॉन्ड भी कीजिए। मैं मुंतरी साहब आपके पास जाऊंगा और रूप साहब आपके पास भी, लेकिन मैं पहले डॉक्टर साहब आप जब कैरी ऑन करेंगे तो एक चीज का जरा ध्यान रखिएगा। लगातार दिल्ली से लेकर आज तक जब मैं स्टेटमेंट्स को खंगालता हूं तो लगातार ये कहा जा रहा है कि जनाब हम मुज़ाकरात के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की सोच रखने वाले लोगों के साथ मुज़ाकरात नहीं होगी, नंबर 1। और नंबर 2, हम अमन को खरीदेंगे नहीं, हम अमन को कायम करना चाहते हैं। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है। क्या मैं ये मानूं कि जो लोग ये लगातार पिछले कई दिनों से वकालत कर रहे हैं कि उस पार भी बातचीत हो, इधर भी बातचीत हो, ये उनके लिए लगातार एक सिग्नल है कि जनाब ये चीजें चलनी नहीं है, हमारा सेट एजेंडा है? गवर साहब, सोफी साहब की आंखों से जो कश्मीर दिखता है मेरे ख्याल में वो कश्मीरियों की आंखों से नहीं दिखता है। मैं सोफी साहब की आंखों से कश्मीर जो दिखता है, फिर मैं सोफी साहब से ये सवाल करना चाहूँगा, सोफी साहब जब सब चीज़ ठीक हो गया है तो मेहरबानी करके हमारा स्टेटहुड वापस कर दीजिए। मेहरबानी करके यहाँ जो ड्रैकोनियन लॉज हैं, देखिए भाई साहब, मेहरबानी करके हमारे बच्चे बैठे हुए हैं रास्ते पे, आप क्यों बोल रहे हैं स्टेटहुड वापस दे दीजिए? वो तो मोदी जी ने कहा, वो अमित शाह जी ने कहा कि स्टेटहुड वापस दे देंगे। अरे आप दफा 370 की बात कर रहे थे कि हम दफा 370 को वापस दें। मुझे बताइए यूसुफ साहब थोड़ा सा आप रख लीजिए, करेंगे जी डॉक्टर साहब जल्दी से। नहीं ये यहाँ पे भी सियासत कर रहे हैं। देखिए स्टेटहुड में वापस मिलेगा, 100% मिलेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला था दिल और दिल्ली की दूरियां दूर करेंगे, लेकिन मुझे आज अंदाजा होता है, देखिए पत्थर मारना या कोई स्ट्राइक की कॉल आना वो कोई क्राइटेरिया नहीं है। हम जब तिरंगा लहराने की बात करते हैं, यहाँ तिरंगा लहराना चाहिए लोगों के दिलों पे, और वो लोगों के दिलों पे तब तिरंगा लहराएगा जब वैसे काम होंगे। देखिए हम मजमून पढ़ने के लिए एसी रूम में बहुत डिबेट कर सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है, आप गली कोची में जाके देखिए हर एक इंसान घबराया हुआ है। आप जब तिरंगा लहराते हैं लाल चौक में तो पूरे लाल चौक को बंद कर देते हैं, लाल चौक को सीज कर देते हैं। वो बेचारे जो वैसे भी कमाने से उनका एक दिन की रोजगार चली जाती है। मैं आपसे दावा करता हूं कि आप जाइए गली कोचे में, ये कैमरा ये माइक लेकर जाइए, हर जगह बेरोजगारी। ठीक है बताइए, मैंने फिर मुंतजिर साहब के पास भी चलना, जल्दी से रेस्पॉन्ड। मैं इनको जवाब दे दूंगा। बेरोजगारी हमारी है, 7% बेरोजगारी पूरे हिंदुस्तान की है। डॉक्टर साहब बट साहब जरा सुनिए, आपने तिरंगा की बात छेड़ी। मोहब्बत जी ने कहा था कि कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। आप लाल चौक में आइए ना, वहाँ देखिए हजारों की तादाद कश्मीरियों के जो हजारों के तादाद में लोग थे, उनके हाथ में तिरंगा है। फारूक साहब कहते हैं जी मेरे दिल में तिरंगा है, मैं कहता हूँ उनके दिल में जो है पाकिस्तान का भी झंडा है। साहब हमें तिरंगा से जिस पार्टी की मैंने बात ही नहीं करनी है। एक मिनट मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर साहब मैं आपके पास आऊंगा। रूप साहब एक रेस्पॉन्स जरा आपका भी लूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं जरा आपको देख नहीं पा रहा हूँ। एक रेस्पॉन्स बड़ा इंपॉर्टेंट है जो गवर्नमेंट कह रही है कि जनाब हम अमन नहीं खरीदेंगे। क्या ये आप लोगों तक मैसेज है कि जनाब जिस तरीके से आप पॉलिसी चलाना चाहते हैं ये मंजूर नहीं, स्ट्रेट और सीधी पॉलिसी है जो दिल्ली से चल रही है? देखिए जब हम दिल्ली की बात करते हैं, आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट पूरे मुल्क में कितनी है, आप देखिए जीडीपी ग्रोथ कितनी है, आप देखिए हमारी इकोनॉमी कहाँ पहुंची।
सोफी साहब को बोलो आप फिगर्स करेक्ट करें। आप बोलो सबसे ज्यादा हमारे स्टेट की अनएम्प्लॉयमेंट है, आप कहते हो कि आप जॉब दे रहे हो, आप कहते हो कि यहाँ हालात ठीक है। सोफी साहब को बोले आपके सिक्योरिटी गार्ड कितने हैं, हमारी 10 लाख फौजें यहाँ है, फिर तो उनको बारकू में जाना चाहिए था। आपने यहाँ ये किया कि आप जो है बाकी बॉर्डरों से ट्रेड करते हो, हमारे बॉर्डर से आपने ट्रेड बंद किया। आप जो है बाकी बॉर्डर पे शेलिंग नहीं हो रही है, मगर जम्मू कश्मीर के हर बॉर्डर पे शेलिंग होती है। जम्मू कश्मीर के लोग मर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही है, यहाँ जमहूरियत का जनाजा निकला है। आप मुझे बोलिए कितना ज्यादा है। आप हमारे बच्चे इनकी जो बात कर रहे हैं, आप हजारों की तादाद में हमारे बच्चे के जेलों में है। ठीक है जी, उनका मुस्तकबिल कहाँ है? हमारा ये मानना है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ज्यादतियां जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हो रही है। हमें सबको यूनाइट होना चाहिए। जो इस मुल्क के कानून और आईन ने हमें रूप बरसा बड़ा सीधा सा सवाल था मेरा कि जिस बात को लेकर आप पिछले कई हफ्तों से ज्यादा एक्टिवेट है कि जनाब पाकिस्तान से भी बात कीजिएगा, यहाँ की लीडरशिप के साथ बात कीजिएगा, दिलों को मिलाइएगा, तब जाकर अमन होगा। लेकिन पिछले कई दिनों से जो स्टेटमेंट आ रहा है कि हम अमन खरीदेंगे नहीं बल्कि अमन को कायम करने में क्या ये आपकी पॉलिसी? गवर्नर साहब मैं गवर्नर साहब जवाब देना चाहता हूँ। यूसुफ साहब बस एक मिनट में आ रहा हूँ। रूप भट्ट साहब को मैं कहना चाहूंगा हमारा देश एक है, हमारा झंडा एक है, हमारा निशान एक है, हमारा विधान एक है, हमारा प्रधान एक है। हमने किसी मुल्क के साथ बात नहीं करनी है, हमने करनी है अपने लोगों के साथ बात। ये जो बोलते हैं ना इनको हो गई है बोलते हैं। गवर्नर साहब मुझे बात करने दीजिए। ठीक है बट साहब जल्दी से रखिए। आपको मैं कहना चाहूंगा अपने बीजेपी के माजी पे नजर डालिए। इन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन से बात की है, इन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में माजी में वाजपेयी जी की सरकार में बात की है। ये क्या किस खादी दौलत में रह रहे हैं? इनका माजी देखो, इन्होंने किनके साथ बात की है? बीजेपी बदल चुकी है, वो माजी की बीजेपी थी, आज वजीर आपने दफा 370 के आड़ में आप सियासत कर रहे थे और उसको हटाया गया। चोर दरवाजे से आपने ले लिया, पाकिस्तान अपना दरवाजे से ले लिया। क्यों पाकिस्तान की का गवर्नर जो है क्यों पाकिस्तान के गीत जम्मू कश्मीर के अवाम ने आपको नकारा है। मैं जरा और आगे बढ़ता हूँ चूंकि ठीक है, इसके घर से सारे लोग निकल गए हैं, पार्टी इनकी रह गई है। नहीं यूसुफ साहब वो चलता रहता है, पार्टियां छोड़ना आना। अगर ऐसे पॉलिटिक्स देखेंगे तो वो तो पूरे मुल्क में हो रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। मेरा सीधा सा सवाल है, 3 साल पहले कहा गया था कि दफा 370 और 35 AG एक बहुत बड़ी रुकावट है जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली लाने के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए अमन को कायम करने के लिए। और फिर यह कहा गया कि अब यह हट गया है और अब हमारी FDI भी आएगी, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होगी और इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। मैं फटाफट से पहले मुंतज़िर साहब आपसे जानना चाहूंगा, 56,000 करोड़ रुपीस की बात हो रही है कि जनाब हमारे पास आ चुके हैं जी, मुख्तलिफ ज़राया से जो प्रपोजल्स आ रहे हैं उनमें कोई 38,000 से ज़्यादा रकम जो है वो अप्रूव ही हो गई है। ये जो इन्वेस्टमेंट 3 साल के अंदर बताई जा रही है, आ रही है, क्या आपको एक्सपेक्ट है कि आने वाले चंद हफ्तों के अंदर या चंद महीनों के अंदर ये इन्वेस्टमेंट अब ग्राउंड पर दिखेगी? इसका कोई फायदा जम्मू कश्मीर की आवाम को मिलेगा? सर गवर्नर साहब मैं गुजारिश करूंगा, अभी ये जो लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन है तो बाई 22.8% यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है हमारी जम्मू कश्मीर में, तो ये बदलाव की एक निशानी। दूसरा, जो इन्होंने दूसरी कंट्रीज के लोगों को कहा है आप यहाँ आकर वो क्या कहते हैं स्टेट के प्लेटस कायम कर लीजिए, दूसरी वो इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, अभी तो किसी एक ने भी जम्मू कश्मीर में आने की जहमत नहीं की है जो फिजिकली स्ट्रक्चर बनाए या यहाँ के लोगों के लिए कुछ काम कर। हाँ, ऐलाना तक तो महदूद है। इन्होंने यहाँ हमारे माइनर्स को लूटा, जियोलॉजी एंड माइनिंग के जो भी हमारा सरमाया था वो लूट रहे हैं, हर किसी चीज में लूट मचा रखी है। तो अगर इसको बदलाव कहते हैं तो उनके उन एजेंटों के लिए बदलाव आया जिनको वो फायदा दे रहे हैं दूसरी स्टेट्स के लोगों को,
हमारी बाजरी की गाड़ी यहाँ 15,000 रुपए तक पहुंच गई। हमारी जो रेत की गाड़ी है वो 3800 से बढ़कर 16,000। मामला तो हाल ही नहीं हुआ। अगर ये तरक्की है मैं आपके पास नवाब साहब, डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए जी। इन्होंने माइनिंग की बात की ना, मुझे इनको बताइए कि पिछले कई सालों से आपने इस माइनिंग को बहुत लूटा है, आपके घरों में पैसा जाता था, आज 300 करोड़ रुपया गवर्नमेंट के उस रेवेन्यू आ गया है गवर्नमेंट के पास उस माइनिंग में, तो ये कहाँ अच्छा, ये बस मैं इसमें एक छोटा सा काउंटर करूंगा। मैं बस एक छोटा सा काउंटर है, यूसुफ साहब भी मान रही है बीजेपी के जहाँ पर आपने रिक्वायरमेंट के तहत कहीं पर करवाई, शोर आ रहा है। एक मिनट माइनिंग की बात अपनी जगह है, वो भी हम पूछेंगे आपसे, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट वाला मामला है, मैं डॉक्टर नवाब नासिर साहब आपसे जानना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट को आप किस तरीके से देखें? क्या ये पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है? क्योंकि जब हम 2019 तक देखते हैं तो हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट थी, वो भी हमारे सामने कोई 1400 करोड़ रुपए के आसपास थी। लेकिन अब हम जब इसको बाहर निकालते हैं 2019 के बाद की सूरत हाल, उसमें 2 साल आपको कोविड के भी देखने पड़ेंगे, तो एक पहल तो की है सरकार ने। तो क्या जब इन्वेस्टमेंट होती है, आपको पता है दिल्ली वाली इन्वेस्टमेंट में भी टाइम लगा आने में, लेकिन टू सम एक्सटेंट काम शुरू हो गया, क्या आप इसको भी कहेंगे कि जनाब ये कुछ भी नहीं है? सर मेरा मानना ये है कि नहीं बस एक मिनट, मैं यूसुफ बस डॉक्टर साहब का कमेंट ले लूं, फिर आपके पास आता हूं जी। सर जब भी हम एक्सपेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट के लिए पहले आपको पहला क्राइटेरिया जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं है, अगर आप पीस नहीं दे सकते उस जगह को, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी दुनिया का इन्वेस्टर है वो तैयार होगा अपना पैसा डालने के लिए। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूँ, 8 से 10 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है आज तक सिर्फ इस चीज पे कि इन्वेस्टर्स को बुला के यहाँ ठहरा के उनसे मीटिंग करके उनको खाना खिला के उनको गुलमर्ग और पहलगाम घुमा के। मेरा मानना ये, हमारा मानना यह है कि इसके बजाय अगर आपने हमारे इंडस्ट्रीज पे अगर तवज्जो दी होती, जैसे कि हमारी 14,000 की हमारी फ्रूट इंडस्ट्री है, आज हमारा एप्पल जब पहुंचता है दिल्ली बहुत महंगा पहुंचता है, इसलिए महंगा पहुंचता है कि आपने यहाँ कोल्ड स्टोरेज बना दिया और कोल्ड स्टोरेज बनाने की वजह से हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है। उसके बजाय अगर हमारा रास्ता ही बना दिया होता आपने यहाँ से वहां तक, तो हमारा उतरने के बाद एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक सवाल यहाँ पूछना चाहता हूँ। हमारे देखिए दिल्ली से जो श्रीनगर की डिस्टेंस है वो 850 किलोमीटर की, 850 किलोमीटर अगर टिकट देखोगे, आज जब एक टूरिस्ट आदमी जब कैलकुलेट करता है उसको उतने पैसे में दुबई चले जाता है, वो सोचता है मैं कश्मीर क्यों चले जाऊं, दुबई क्यों नहीं चले जाऊं। इन इंडस्ट्रीज पे अगर आपने तवज्जो दी होती तो आपको फॉरेन नहीं है। आपने बस एक मिनट डॉक्टर साहब, मैंने आपकी बात, मैं सोफी यूसुफ साहब के पास चलता हूँ। यूसुफ बड़ा इंपॉर्टेंट ये मामला है, आपने कहा कि माजी में लूट था जी, सरकारी खजाने में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन आज भी तो सरकार ये मान रही है कि माइनिंग को जिस निजाम के तहत चलाना था वो चल ही नहीं रहा है, सीसीटीवी लगी नहीं रहे, जो कलर कोडिंग थी वो कहीं है ही नहीं, जितना जिसको आपने दिया है वो दुगने हाथ से लूट रहा है और मनमानियां चल रही है। ये तो एक क्लियर फैक्ट है, खुद एलजी साहब भी दबे अल्फाज में कई बार इस चीज को मान चुके हैं। और दूसरा जम्मू कश्मीर के अंदर देखिए गवर्नर साहब, उसमें गवर्नर साहब ने एक टीम तश्कील दी है, अलबत्ता ये इनको मानना पड़ेगा कि 300 करोड़ हमारे जम्मू कश्मीर के खजाने में माइनिंग का आया है। 300 करोड़ ये मामूली बात नहीं है गवर्नर साहब। और दूसरा इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात इन्होंने की, मैं इनको कहना चाहूंगा दुबई से हमारे इन्वेस्टर्स आए और 70,000 करोड़ जो नरेंद्र मोदी ने यहाँ की इंडस्ट्रीज सेक्टर के लिए रखा है, जिसमें 36,000 करोड़ जो है वो रिलीज हो चुका है। मैं इनको बताना चाहूंगा आपकी माध्यम से, गुलिस्तान की चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि 2024 तक 3 लाख नौजवान बेरोजगारों को हम प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां दे देंगे। इनकी तरह 12-13 लाख नौजवानों को ऐसे हाथ फैलाने नहीं रखेंगे। मैं इनसे वादा करता हूँ इस मंच 70,000 वर्कर्स, टेम्परेरी वर्कर्स हो गए, उनके लिए आपने बहुत कुछ किया। 3 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा 2024 तक। अच्छा जी यूसुफ साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, आप कह रहे हैं कि हम जी रोजगार देंगे जी इतने हजार लोगों को, लेकिन जो हजारों लोग सड़कों पर हैं, आपके दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं, जम्मू के अंदर धरना दे रहे हैं, एड्रेस ही कोई नहीं कर रहा जी। ये जो माजी का
बीजेपी के मिनिस्टर्स के प्यारों की करप्शन की वजह से हजारों लड़के सड़कों पे है। लेट मी कंप्लीट गौर साहब, लेट मी कंप्लीट, इनको बोलने दो। 60,000 टेम्पररी वर्कर्स मर रहे हैं सड़कों पे। सुनिए, झूठ बोलते हैं, शर्म नहीं आते इनको, इन बीजेपी वालों को झूठ बोलते हुए मेरी बात सुनो, बर्बाद कर दिया हमारे इस माहौल को। लिसन, शर्म करनी चाहिए, झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए आपको। 10,000 रोजगार नहीं दे सकते आप, देखेंगे 3 लाख लोगों को दे दिया है। आप ईद के दिन उनको 1,000 रुपए देते थे और होली के दिन 1,000 देते थे। 60,000 टेम्पररी लोग, टेम्पररी बेसिस पे काम करने वाले जो ओवर एज होते हैं, 60,000 पीपल, उनके फैमिली से खिलवाड़ हो रहा है और झूठे दावा कर रहे हैं यहाँ चिल्ला के स्कर्ट की छतरी छाया में रह के 50 स्कर्ट के पीएसओ लगा रखे हैं और शर्म नहीं आती है। जुमले और बातें। एक मिनट मैं मंत्री साहब आपसे भी दरख्वास्त करूंगा, थोड़ा इसका ख्याल रखा जाए। यूसुफ साहब एक चीज यूसुफ साहब लगातार सोफी यूसुफ साहब को कहा कि हम नौकरी लगाएंगे। माजी में जो गलतियां वो तो आज भी हो रही है ना। माजी में अगर या किसी भी जमात ने गलती की, वो गलतियां आज भी दोहराई जा रही है ना। आप ये बताइए ना, क्या आज के दिन में वो गलतियां नहीं दोहराई जा रही हैं? क्या आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी ने और लोगों के बीच रास्ता है? भाई साहब, इनको 9,000 रुपए तनख्वाह रखा है। ये ईद के दिन, होली के दिन 1,000 रुपए देते थे और एसपीओ को 1,500 रुपए देते थे। आज एसपीओ 18,000 रुपए तनख्वाह लेता है। क्या झूठ बोल रहे हैं लोग समझ चुके हैं। ठीक है जी, एक अहम सवाल आपसे पूछना है रूपट साहब। जी रूपट साहब, एक बार बता दीजिए लोगों को, शायद लोगों को समझ नहीं आ रहा है। एक बार नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में जाके एक मिनट रूपट साहब जी। विकास तो बहुत दूर की बात है। हमारा जानो माल, उसकी तहफ़्फ़ुज़ वो जरूरी है। हम अपने ही शहर में गैर महफूज फील कर रहे हैं, हमारे जवान गैर महफूज है। आपकी सरकार, आप बताइए मुझे, अपने ही घर में हमें जो है कैद करके रखा गया है। आप देखिए हमारे हुकूक कैसे पामाल किए जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ जमहूरियत का जनाजा निकला है। अच्छा जी रूपट साहब, मुझे ये बताइए ना, एक मिनट रूपट साहब, राउत साहब, आप कह रहे हैं कि मुझे घर में कैद रखा गया, लीडरशिप को कैद है। आप भी आजादी से बोल रहे हैं, जो चाहे बोल रहे हैं। नासिर साहब भी बोल रहे हैं, दिल्ली भी आ रहे हैं। मोहिदीन साहब भी जब चाहे बोलते हैं, जहाँ चाहे जाते हैं। ये कैद वाली बातें कहाँ से आ रही है? जो लोग कैदों में, उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है ना। उनके ऊपर जो FIR है, उस पर तो कोई गुफ्तगू ही नहीं है। मुझे ये समझाइए ना, लीडरशिप कहाँ पर बंद है? जिसने दिल्ली आना वो दिल्ली आ रहा है, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है वो कर रहा है, जिसने धरना देना वो धरना दे रहा है। प्रोटेस्ट करने की इजाजत दी जा रही है। ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है। एक मिनट जी नासिर साहब, क्या किसी भी पार्टी को जिस तरह लाल चौक में बीजेपी ने जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, आप मुझे बताइए किसको बात करने का हक है? गौर साहब, आप आजादी की बात करते हो ना गौर साहब। अपने लोगों को, गौर साहब आजादी की बात करते हैं। आपका घर खाली हो चुका है। आप पाकिस्तान की बात मत करिए, आप चाइना की बात मत करिए। हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान की बात करो। क्या दूसरी पार्टी को हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान की बात करो। नहीं दी जाती है। एक रेस्ट हाउस में भी बात करने को मना किया जाता है। मुझे ये बता दीजिए, ये एक पार्टी की तरफ से कानून का गैर इस्तेमाल नहीं है कि आपके लिए एक क्राइटेरिया और दूसरी पार्टी के लिए दूसरा क्राइटेरिया है? अरे हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान की बात करो, आपको यहाँ रहने का हक नहीं है भैया। अगर हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान की बात करोगे, साहब हमको पाकिस्तान से पाकिस्तान की बात करेगा। हमें कि पाकिस्तान की बातें बोलना बंद कर दीजिए। अच्छा जी ठीक है जी, बस एक मिनट नवाब साहब, डॉक्टर नवाब नासिर, डॉक्टर नवाब नासिर एक मिनट, डॉक्टर नवाब नासिर साहब बस एक मिनट।
अब जरा मैं कंक्लूजन पर भी आता हूँ ना, टाइम बड़ा कम है मेरे पास। मुंतजिर साहब आपके पास सबसे पहले आऊंगा, माइनॉरिटीज की हिफाजत और माइनॉरिटीज को लेकर काफी बातें हो रही है। मेजॉरिटी तो है ही, लेकिन माइनॉरिटीज की हिफाजत और माइनॉरिटीज के 10 तरह के मसाइल को हल करने की भी बात हुई, माजी में भी हो रही है, आज भी सरकार ने एक कदम लिया है आगे बढ़ने की। क्या आपको लगता है कि 2019 के बाद हवा बदली, हालात बदले और माइनॉरिटीज कहीं खुद को महफूज, एक मिनट रूप साहब मैं आऊंगा आपको, मुंतजिर साहब हुकूक जो है छीने जा रहे हैं, ये हो रहा है। ठीक है और ये बदलाव हुआ यहाँ नरेंद्र मोदी जी के कारण माइनॉरिटीज के लोग इलेक्ट्रिक हुए हैं, उन्होंने जो है लोगों को जिताया है, वो सरपंच बने, पंच बने, डीडीसी चेयरमैन बने, या माइनॉरिटी को एक ताकत दी गई है और हम चाहते हैं कि माइनॉरिटी यहाँ आ जाए। राइट सर, मुंतजिर साहब कह रहे हैं कि जनाब डीडीसी, बीडीसी, पंचायत और 10 तरह की चीजें जी हमने अलॉट कर दी, इसलिए एक माहौल बन रहा है यहाँ पर आने वाले दिनों में और बेहतर होगा। लगता है कि जमीनी सूरत करता हूँ मैं, एक मिनट जी मुंतजिर साहब। सुनते कुछ नहीं है, क्या करेंगे? ठीक है जी मुंतजिर साहब, ये अपने यूसुफ साहब बता रहे हैं कि माइनॉरिटीज को हमने एम्पावर किया जी, बीडीसी, डीडीसी, पंचायतों में आए, नौकरियां भी दे रहे हैं, आने वाले दिनों में और ज्यादा बेहतर होगी। शायद माजी में ये नहीं था, क्या आप ये मानते हैं कि माजी में ऐसे हालात थी? मैं डॉक्टर साहब आपके पास भी आऊंगा, मुंतजिर साहब जल्दी से। ये तो सोफी साहब ने बिल्कुल सही बात बताई है, माइनॉरिटीज को एम्पावर किया गया, चाहे पंच हो, सरपंच हो, म्युनिसिपल कमेटी मेंबर हो, डीसी मेंबर हो, सभी को बिल्कुल एम्पावर किया गया है और कोशिशें हो रही है, क्योंकि यहाँ जो हालात है वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, हमें तंजीमी मामलात पे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन हम सबको मिलजुल कर देश की बका के लिए, अमन आश्ती के लिए, भाईचारे के लिए काम करना होगा। यही हम अपनी पार्टी की गुजारिश है। डॉक्टर नवाब नासिर, डॉक्टर नवाब नासिर, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। सर कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट की गई थी जिसमें हम माइनॉरिटी को यहाँ पे एस्टैब्लिश कर चुके थे, और वो माइनॉरिटी को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इसलिए दी गई कि एक इथॉस चलेगा, एक फैब्रिक शुरू हो जाएगा जिसमें हम मेजॉरिटी और माइनॉरिटी आपसे मिक्स हो जाएंगे। लेकिन इस दौरान में, जिस दौरान की ये बात करते हैं, उस दौरान में माइनॉरिटी की इतनी किलिंग्स होगी कि वो जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सीख कर रहे थे कश्मीर के नाम पे, कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट, आज वो सब एप्लीकेशन डाल रहे हैं कि हम वापस हमें जम्मू दीजिए, नहीं तो हमको सेफ्टी नहीं। आपने धरने देखे होंगे जो उनके कैंप से, मैं यहाँ सवाल उठाना चाहता हूँ। एक बात इनको कहना चाहूंगा, मुंतजिर साहब को एक बात कहना चाहूंगा, अभी भी पाकिस्तान के इशारे पे कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, अभी भी पाकिस्तान के इशारे पे कुछ लोग यहाँ बैठे हैं जो नहीं चाहते हैं अमन हो, जो नहीं चाहते हैं आप पीस हो। और मुंतजिर साहब को कहना चाहूंगा कि आप भी देश प्रेमी हैं, आप भी अपने देश के साथ मोहब्बत करते हैं। मान लीजिए पाकिस्तान अभी रास्ते आ रहा है, चल रहे हैं। हमारा ये मानना है, क्या हुआ, हमारा हुकूमत कर रहे हो यहाँ पे? ठीक है जी, एक मिनट रोबर्ट साहब, गवर साहब सुनिए मेरी बात सुनिए। हमारा ये मानना है कि ये जो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की सियासत हो रही है, इससे जो है पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर जो है हमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को भाई भाई बनकर रहना चाहिए। हमें जो है जो चैलेंजेस है दुनिया में उस पर फोकस करने की जरूरत है। सिर्फ हिंदू मुसलमान की सियासत पे इनका कोई मुद्दा ही नहीं रहा है। हमारा ये मानना है जो कोर इश्यूज है वो एड्रेस करने की जरूरत है ताकि इस खित्ते में जो है अमन आए, हमारा मुल्क जो है तरक्की करे। अच्छा, अब ये कोर इशू क्या है? हमारा ये मानना है मसला कश्मीर एक पॉलिटिकल मसला है। जब तक मसले कश्मीर हल नहीं होगा तब तक यहाँ जो है अमन नहीं आ सकता है। हमारा ये मानना है कि एक पॉलिटिकल मसला है, इस पे पेशरफ्त होनी चाहिए। जितने ठीक है जी, एक लास्ट कमेंट दे दीजिएगा। ये कोर इशू है जी, पॉलिटिकल इशू है और पॉलिटिकल इसको एड्रेस करना पड़ेगा। क्या मैं आपके पास रहा हूँ सफी यूसुफ साहब, क्या बीजेपी आज के दिन में मान रही है कि ये पॉलिटिकल इशू है? देखिए गवर्नर साहब, जम्मू कश्मीर में कोई मसला नहीं है, जम्मू कश्मीर में कोई पॉलिटिकल मसला भी नहीं है और मसला भी नहीं है। जम्मू कश्मीर
एक विधान, एक प्रधान और एक निशान हो चुका है। अब यहाँ कोई मसला नहीं है। हाँ, इन्होंने बात कही है कि हम सबको मिलके यहाँ डेवलपमेंट के लिए सोचना चाहिए, और मुझे लगता है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी को दर्द है पूरे कश्मीर घाटी की, जम्मू कश्मीर की, कि जम्मू कश्मीर में कब तरक्की होगी, जम्मू कश्मीर में कब हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इस पे सोच रही है। और जो हमारे विचारधारा के साथ, जो हमारे विचारधारा के साथ जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल इशू नहीं है, और जो एड्रेस किया जा रहा है वो एम्प्लॉयमेंट है, वो डेवलपमेंट है, वो इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है। बस एक मिनट जी मुंतजिर साहब, जल्दी से, मैंने फिर डॉक्टर साहब से भी एक क्लास कमेंट लेना है जी। देखिए, अगर हमने अपने देश को मजबूत बनाना है, हमें भाईचार से रहना पड़ेगा और अपने लोगों से बात करनी पड़ेगी। अपने लोगों से बात करने में हमें कोई हारिज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और मेरी गुजारिश रहेगी अपनी पार्टी की ओपिनियन ये है कि वन टाइम एक्सेप्शन देनी चाहिए, उन लोगों को मौका देना चाहिए कौमी दायरे में दाखिल होने के लिए। वो हम सब के लिए बेहतर रहेगा, हालात के लिए बेहतर रहेगा। नहीं, स्टिल अ पॉलिटिकल इशू। मुंतजिर साहब, रूप साहब को मैं कहना चाहूंगा, अमित शाह जी ने SKIC में क्या कहा? अमित शाह ने कहा कि हमने किसी के साथ बात नहीं करनी, हमने कश्मीर के नौजवानों के साथ बात करनी, हमने कश्मीर के लोगों के साथ बात करनी, और अपने लोगों के साथ बात करनी। डॉक्टर नवाब नासिर, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ करने और रखने में फर्क है। अभी तक शुरू नहीं हुआ, कुछ और हो, करने कुछ और हो, करनी चाहिए। ठीक है जी। डॉक्टर नवाब नासिर, स्टेट पॉलिसी को भाई देखिए बहुत सारा जो कश्मीर का बच्चा जो आज 20 साल का 25 साल का प्रिविलेज सर्कमस्टेंस से पैदा हुआ है, बहुत सारे ऐसे चीजें यहाँ शुरू हो गई, जैसे ड्रग एडिक्शन बहुत ज्यादा शुरू हो गया है। यहाँ पे बहुत सारी लेडीज हैं जो ओवर एज होगी मगर शादी नहीं हो रही है। ये सब जो चीजें लिंक्ड है, ये सब चीजें बेरोजगारी के साथ है। मेरा एक माँ बाप अपनी बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को पढ़ाता है, ग्रेजुएट बनाता है, उसके बाद आश लगाए बैठता है कोई तो दिन ऐसा होगा जब उसका बच्चा एम्प्लॉयड हो गया। मेरा मानना यह है कि हम बेसिक नेसेसिटीज से दूर हैं, और हम इस वक्त भी अनसिक्योर फील करते हैं। दो चीजों की इंपॉर्टेंस है हमारे पास। एक तो ये है कि पीस सिर्फ किताबों में ना रहे, टीवी चैनल्स में रहे, पीस हमको महसूस हो जाए कश्मीर में। और दूसरा ये कि यहाँ पे बेरोजगारी जो वजह बन जाती है खराबियों की, उसको खत्म करें। और हम कोई चीज परफेक्ट नहीं होती दुनिया में, हर एक इंसान को सीख लेनी चाहिए। हम इनवाइट करते हैं कि गवर्नर साहब आप अपने जितने मशीर हैं बाहर वालों को रखिए, आप जितने पोर्टफोलियो, लेकिन कुछ मशीर यहाँ के भी ले लीजिए। कुछ मशीर यहाँ के नौजवान को इस्तेमाल किया जाता है सियासत के लिए, लेकिन उनको मुशारत में जगह नहीं दी जाती है। उनको मुशारत में जगह दीजिए, और जो ग्राउंड से लगे हुए हैं उनसे आप कम से कम ये सलाह लीजिए कि होना क्या चाहिए। राइट सर। एक आखिरी कमेंट जो मैं यूसुफ साहब, बस एक लास्ट बात आपसे जानना चाहूंगा। ये जो कनेक्शन की बातें हो रही है ना कि ग्राउंड से एडमिनिस्ट्रेशन कटी हुई है और डिसएंगेज्ड है, बड़ी कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कनेक्शन बन नहीं पा रहा। नंबर एक ये, इस पर थोड़ी सी, और क्या जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ कम्युनिकेशन लाइंस खोल दी जाएंगी? क्योंकि मुंतजिर साहब कह रहे हैं कि जिस दिन से कहा गया तब से अब तक तो कुछ हुआ ही नहीं। गवर्नर साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा नवाब साहब को। जी गवर्नर साहब इनको कहिए, पिछले 60 साल में यहाँ पे हमारा कोई कंट्रैक्टर नहीं है जो 200-300 करोड़ का काम करे, क्योंकि इन्होंने उस काबिल उसको बनाया नहीं। आज अगर हमें 100 करोड़ का काम करना होता है तो हमने ज्वाइंट वेंचर में करना होता है, हमने बाहर से लाना पड़ता है। ये पिछले इन सरकारों के गुनाह है कि यहाँ ऐसा कोई कंट्रैक्टर को खड़े होने नहीं दिया जो अपने बलबूते पे 400-500 करोड़ की काम करे। तो ये इनको बताना चाहिए, इनको पता होना चाहिए इन्होंने बात कर रहे हैं। आपको स्टैटिस्टिक्स अच्छा, मेरा सवाल क्या चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खुलेंगी? यूसुफ साहब, क्या चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खुलेंगी? में काम कर देगी। यूसुफ साहब, क्या चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ खुलेंगी? क्या जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खुलेंगी? क्योंकि अभी भी वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खुली नहीं है। गौर साहब, मैं आपकी आवाज नहीं सुन रहा हूँ। गौर साहब, चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका। चूंकि प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हुआ चाहता, कुछ मुद्दे रहे हैं जिन पर गुफ्तगू नहीं हुई, जिंदगी रही तो और भी इस पर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि कल 3 साल उस बिल को मुकम्मल हो जाएंगे, उस कानून को मुकम्मल हो जाएंगे जब जम्मू कश्मीर लद्दाख एक रियासत हुआ करती थी, उसके बाद 2 हिस्सों में तब्दील हुई, यूनियन टेरिटरी बनी। नारा यह था कि बदलते हालात के साथ वक्त बदलेगा, और वक्त बदलने के साथ तरक्की और तामीर के दरवाजे भी खोल दिए जाएंगे। इन्वेस्टमेंट की बड़ी बातें हो रही है, लेकिन आज के दिन में
सही हकीकत यह भी है कि CMI की जो ताजा रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जम्मू कश्मीर आपको टॉप 3 में नजर आएंगी जहां पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। फिलहाल